नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा की विधानसभा के 2 विधायकों को जनहित में नैतिकता के आधार पर तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, अगर ये दोनों विधायक इस्तीफा नहीं देते तो चूंकि ये दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे नेता जो हरियाणा का जिसको सबसे पवित्र जगह बोलते हैं और जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उस विधानसभा में जिस तरह की उनकी भाषा शैली रही है उसको देखते हुए सभ्य समाज उनको कभी भी नेता नहीं मानेगा। वीडियो में आगे हम इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और हरियाणा और देश के संदर्भ में कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा के विधानसभा के 2 विधायकों, गोहाना के विधायक और प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की और सफीदों के विधायक राम कुमार गौतम की। दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक, दोनों बहुत अनुभवी, दोनों ने अनगिनत चुनाव लड़ लिए, दोनों ने अलग अलग हलकों से भी चुनाव लड़ लिए। और जिस तरह की उनकी भाषा शैली प्रदेश के जो विधानसभा है, सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें रही, उसके बाद पूरे हरियाणा में आम से लेकर के और खास तक हर आदमी ये सोचने पर विवश हो चुका है कि आखिर हरियाणा की विधानसभा में कैसे कैसे नेता बैठे हैं, कैसे कैसे लोग बैठे हैं जिनको यही नहीं समझ कि वो बोल क्या रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि उनको समझ तो सब है, लेकिन वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, वो खबरों में बने रहना चाहते हैं। और इन्हीं खबरों में बने रहने के लिए दोनों नेताओं का ये एक उदाहरण नहीं है और ये पहला उदाहरण नहीं है, अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो ये समय समय पर करते रहते हैं और उससे फिर लोग इनकी चर्चा करते हैं, वरना तो करने के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं इन दोनों जो विधायक हैं उनका पहले आपको यह बताऊंगा कि इनका राजनीतिक इतिहास क्या है, फिर आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दोनों ही नेता राम कुमार गौतम और अरविंद शर्मा बहुत लंबे समय तक किसी एक पार्टी और किसी एक नेता के प्रति वफादार नहीं रहे। समय समय पर ये पार्टियां बदल लेते हैं, समय समय पर नेता बदल लेते हैं। राजनीति के बड़े दल बदलू नेता अगर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दोनों के बारे में ये बातें भी प्रचलित हैं कि ये इन्होंने जहां जहां से चुनाव लड़े, ये हारे या जीते, उन इलाकों में इन्होंने विकास के लिए कुछ नहीं किया। केवल लफ्फाजी भरी बातें, केवल शेरो शायरी चुटकुलों वाली बातें कह करके, मनोरंजन करके लोगों का और वोट हथिया लेते हैं। इनको ये एक बहुत आसान तरीका मिल गया है वोट हथियाने का। और वोटर भी इनकी बातों में, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, इनकी मनोरंजन भरी बातों में आ जाता है। और फिर 5 साल बाट जो होते रहते हैं कि कोई विकास होगा,
लेकिन कुछ नहीं करवा पा रहे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं करवा पा रहे। राम कुमार गौतम का अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें, उन्होंने हल्का नारनौंद से बहुत चुनाव लड़े, अनगिनत चुनाव लड़े, लगातार हारते रहे। 2005 में पहली बार वो विधानसभा का चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत के 2 ही विधायक बीजेपी के बने और बीजेपी ने उनको विधायक दल का नेता बनाया। लेकिन कुछ समय बाद ही राम कुमार गौतम उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कसीदे पढ़ने लगे। और जैसा मैंने कहा कि ये दल बदलू भी है और नेता बदलू भी हैं, वफादार नहीं हैं लंबे समय तक। तो उसका उदाहरण यह है कि फिर ये कांग्रेस में चले गए, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, फिर ये जिस चौधरी देवीलाल के परिवार के खिलाफ वर्षों तक इनकी राजनीति रही, उसी चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी जेजेपी से चुनाव लड़ लिया। और बुढ़ापे में इनको दुष्यंत चौटाला ने टिकट देकर के विधायक फिर बनवा दिया। विधायक बनते ही ये दुष्यंत चौटाला के भी खिलाफ हो गए और फिर बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर के गुण गाने लगे। राम कुमार गौतम ने ये चुनाव फिर बीजेपी की टिकट पर लड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ठिकाने पर कभी टिक करके नहीं रहते राम कुमार गौतम। और इस बार तो उन्होंने हल्का भी बदल लिया, नारनौंद की बजाय सफीदों से जाकर के चुनाव में खड़े हो गए। यह है राम कुमार गौतम का असली राजनीतिक इतिहास, जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे प्रदेश के, क्योंकि वो प्रदेश के तो नेता है नहीं, वो केवल एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित हैं। और उस विधानसभा क्षेत्र तक भी केवल उनका इतना ब्योंत है कि वो जो है चुटकुले, हंसी मजाक की बातें कह करके लोगों को बहलाने, फुसलाने और अपनी तरफ वोट डलवाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। सफेदों में भी उनका खुद का कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी की हवा थी और 2 देशवाड़ खड़े हो गए, जिसकी वजह से सफेदों में उनकी लॉटरी लग गई, बहुत कम वोटों से जीते हैं। यह तो है राम कुमार गौतम का पूरा राजनीतिक डाटा। अब हम बात करते हैं अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा ने सोनीपत से निर्दलीय चुनाव लड़ा, एमपी बने। करनाल से कांग्रेस की टिकट पर 2 बार सांसद बने। फिर रोहतक से, उसके बाद देखिए आप, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने जुलाना और यमुनानगर 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों जगह से चुनाव हार गए। इसका मतलब दल बदलू, नेता बदलू, जो मैंने पहले कहा। फिर बीजेपी में आ गए और रोहतक लोकसभा से उस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ लिया, जिनकी कभी वो जो है उनको अपना नेता मानते थे, क्योंकि वो कांग्रेस में थे। फिर रोहतक से जीते। जीतने के बाद उन्होंने जो मनीष ग्रोवर, जो रोहतक के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री थे, उनके खिलाफ जो सार्वजनिक बयानबाजी उन्होंने की, जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उन्होंने सार्वजनिक बयानबाजी की, उसको जनता कभी भूलेगी नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने हल्का बदला, रोहतक से 24 का लोकसभा का चुनाव हारे। क्यों हारे? क्योंकि रोहतक में 5 साल कुछ किया ही नहीं, हल्के के लोगों के बीच में भी नहीं रहे। और फिर जब गोहाना आ गए, और गोहाना में भी केवल इसलिए सूत बैठ गया शर्मा जी का कि वहां 2 कांग्रेस की तरफ से जो एक टिकट मांग रहे थे, वो बागी होकर के चुनाव उन्होंने लड़ लिया, जिसकी वजह से अरविंद शर्मा जीत गए। और जीतने के बाद नायब सिंह सैनी की सरकार में सैनी साहब ने उनको मंत्री बना दिया, जेल जैसा उनको डिपार्टमेंट दे दिया। और दोनों के विधानसभा क्षेत्र भी साथ साथ लगते हैं, सफेद और गोहाना, कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। दोनों
एक ही जाति से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूं, ये भी एक टीस पंडित राम कुमार गौतम के दिमाग में वर्षों से चल रही है कि उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। और जिसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। ये तो हमने बताया कि अरविंद शर्मा का क्या राजनीतिक कैरियर है, कितने बड़े नेता बदलू और दल बदलू हैं। और जहां तक कामों की बात है, वो सोनीपत से सांसद रहे, वो ये क्यों नहीं गिनवाते कि उन्होंने सोनीपत में ये काम करवाए। करनाल से सांसद रहे, वो क्यों नहीं गिनवाते कि उन्होंने करनाल में ये काम करवाए। रोहतक से सांसद रहे, वो क्यों नहीं गिनवाते कि उन्होंने रोहतक में ये काम करवाए। राम कुमार गौतम क्यों नहीं ये कहते कि 2005 से 2009 तक उन्होंने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नारनौंद में वो लेकर के आए, या 2019 से 2024 तक नारनौंद के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। और अब 5 महीने हो चुके हैं, सफीदों के लिए उन्होंने क्या किया, ये कुछ नहीं बताना। केवल और केवल मनोरंजन का एक साधन मात्र बनकर के रह जाना ही इनकी खूबी है, और दोनों ही नेताओं की है। जिस तरह से इन्होंने प्रदेश की विधानसभा में अपनी बातें रखी, अब मैं उस पर आपके गौर फरमाना चाहता हूं। आप गौर करके देखिए कि जलेबी से शुरू हुई बात और गोबर पर आकर के अटक गई। क्या हरियाणा प्रदेश की विधानसभा केवल इस काम के लिए है जिसमें राम कुमार गौतम ये कहें कि मैं गोहाना की दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया, मैं देसी जो है मिठाइयां खाने का शौकीन हूं। कौन पूछता है विधानसभा में, क्या लेना देना है प्रदेश की जनता को। आप किसी चीज का भी शौक रखिए, आपकी निजी जिंदगी है। और उसके बाद कहते हैं कि वहां तो नरा डालड़ा था, देसी का कुछ बोरा ही नहीं। नहीं, आपको किसी ने ये थोड़े ही कहा था कि आप उस दुकान पर जाएं, और आप गए भी तो प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जब अरविंद शर्मा ये कहते हैं कि इस गौतम जी के कोई बीमारी है और बीमारी का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, क्या भाषा है। कोई उम्र का लिहाज नहीं, कोई मंत्री हैं अरविंद शर्मा, राम कुमार गौतम तो मात्र एक विधायक हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि 10 किलो गोबर पी गया शर्त मार करके, और फिर राम कुमार गौतम ये नहीं कहते कि मैंने गोबर नहीं पिया। देखो कितनी बड़ी बात है। जो वीडियो वायरल है उस वीडियो में ये नहीं कहते कि मैंने गोबर नहीं पिया, वो कह रहे हैं भाई तू पाइया पी जा, छटाक पी जा। कितनी बेहुदगी और शर्मिंदगी की बात है हरियाणा प्रदेश के करोड़ों जो लोग हैं उनके लिए। और इसके बाद राम कुमार गौतम ये कहते हैं कि ये डॉक्टर तो मेरा फ्रॉड है, ये पेट्रोल पंप के नाम पर रुपए ले रहा है, मेरे रिश्तेदार के रुपए ले रहा है। और अरविंद शर्मा ये नहीं कहते नहीं मैंने रुपए नहीं लिए, मैंने पेट्रोल पंपों के नाम पर कहीं कोई फ्रॉड नहीं किया। वो भी कोई जवाब नहीं देते। इसका मतलब ये चल क्या रहा है। क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुप हैं? क्यों हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के बीजेपी के शीर्ष नेता चुप क्यों हैं? ऐसे इन विधायकों के मुंह पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? और मैं तो इससे भी आगे एक बहुत गंभीर बात कहना चाहूंगा कि जिस समय ये दोनों महानुभाव बोल रहे थे उस समय प्रदेश के ज्यादातर विधायक जो वहां बैठे थे, यहां तक कि विधानसभा के स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण तक हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। कितनी शर्म की बात है कि हरियाणा की विधानसभा में जो अपने आप को बहुत सीनियर नेता मानते हों वो भी खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि जो
राम कुमार गौतम एक बीजेपी का विधायक होते हुए जो उन्होंने अरविंद शर्मा पर आरोप लगाए, इतने गंभीर आरोप एक मंत्री के ऊपर, उन्हीं के सरकार के विधायक ने, उसकी जांच करवाई जाएगी और तब तक मंत्री जी को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह आरोप, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, यह आरोप विपक्ष ने नहीं लगाए हैं, यह आरोप हरियाणा प्रदेश की जनता ने अरविंद शर्मा पर नहीं लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने, और वो भी तीसरी बार के विधायक ने, राम कुमार गौतम ने। तो अरविंद शर्मा को नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक वो पाक साफ नहीं होते। पाक साफ का मतलब यह है कि जो राम कुमार गौतम कह रहे हैं वो अगर सही है तो इसका मतलब मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो झूठे आरोप लगा रहे हैं तो फिर राम कुमार गौतम किस हैसियत से उन पर आरोप लगा रहे हैं, राम कुमार गौतम को भी इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो इन दोनों की आपसी जो ये तुकबंदी है, इसमें हरियाणा के जो बिजली और परिवहन मंत्री हैं अनिल विज, जो कुछ दिन पहले तक मोहनलाल बड़ोली का इस्तीफा मांग रहे थे, उनको भी मैदान में आ जाना चाहिए और उनको इन दोनों से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली दोनों की रही वो वास्तव में बड़ा शर्मिंदगी भरी रही। राम कुमार गौतम को भी अगर इस तरह के आरोप लगाने हैं, उनको इस चीज की नॉलेज है कि अरविंद शर्मा ने यह काम किया है, तो उनको पार्टी के प्लेटफॉर्म पर यह बातें पहले रखनी चाहिए थी। पार्टी में अनुशासन भी कोई चीज होती है, लेकिन वहां कोई नहीं रख रहा। अब इससे भी आगे मैं बात बताऊं, जगह जगह सोशल मीडिया से लेकर के और सड़कों तक राम कुमार गौतम के समर्थक अरविंद शर्मा के पुतले फूंकने का काम कर रहे हैं। उनको सोशल मीडिया पर भी भला बुरा कहा जा रहा है, और दुल्हंडी के दिन राम कुमार गौतम का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब इस मामले को बंद कर दिया जाए। क्या प्रदेश की जनता केवल आपकी इन तुकबंदियों को सुनने के लिए है? हरियाणा प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से ये विधायक तनख्वाह लेते हैं, ये विधायक और ये मंत्री सुख और सुविधाएं लेते हैं। क्या हरियाणा प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा केवल राम कुमार गौतम के चुटकुले सुनने, अरविंद शर्मा की इस तरह की गोबर भरी बातें सुनने के लिए, क्या वो टैक्स का पैसा जनता दे रही है? प्रदेश के मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत प्रभाव से दोनों विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। गलती दोनों तरफ से है। क्या केवल प्रदेश की विधानसभा में जो है जलेबी और गोबर की बात सुननी ही बाकी रह गई? अगली बड़ी बात, दोनों विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की, चूंकि एक तो मंत्री हैं, उनको यह बताना चाहिए कि 5 महीने हो गए मंत्री बने हुए लगभग, आपके डिपार्टमेंट में आपने क्या किया? राम कुमार गौतम ने सफीदों में कौन सा विकास करवाया? और दोनों की लोकप्रियता का भी इस चीज से पता चलता है कि अभी नगर पालिका के चुनाव में जब राम कुमार गौतम इतने बड़े स्तर पर प्रचार और प्रसार अपने नारनौंद खुद के कस्बे में कर रहे थे, तो भी उनका भाई बुरी तरह से चुनाव हार गया। और अरविंद शर्मा का तो हमने देख लिया था किस तरह से रोहतक लोकसभा में लाखों वोटों से वो हारे। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने चलो इस बार तो कोई गलती कर दी होगी, लेकिन अगली बार जब आप वोट डालें तो आप ये सोच समझ करके डालें कि आप कोई रामलीला में कोई हंसाने का जो एक रोल करता, नकली जिसको बोलते हैं, वो नकली को आप चुन करके विधानसभा में नहीं भेज रहे।
सर्कस में जो एक नकली जो लोगों का मनोरंजन करता है, आप सर्कस के नकली को चुन करके नहीं भेज रहे, बल्कि आपको उस आदमी को विधानसभा में भेजना चाहिए जो आपके हक हकूक के लिए आवाज उठा सके। अगर सत्ता पक्ष में है तो सरकार से अपने हिस्से का काम करवाए, विपक्ष में है तो भी सरकार से जो है बातचीत करके, लड़ झगड़ करके, किसी भी तरह से वाद विवाद और संवाद से अपने इलाके की खुशहाली के लिए काम कर लाए। बहरहाल आपका इस पूरे एपिसोड पर क्या कहना है वो भी आप जरूर बताएं। इस विषय पर हम 2-3 एपिसोड और भी बनाएंगे जिसमें आपको पूरा और बताएंगे इसका निचोड़। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।